गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि कल हम लोग ये डिस्कस किए थे इम्यून सिस्टम के बारे में, तो पिछले क्लास में मैंने पार्ट 8 का पार्ट जिसमें कि हम लोग डिस्कशन किए थे नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम और एंटीजेंस के बारे में। आज हम लोग उसके सेकंड पार्ट में चलते हैं और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और इस चैप्टर से के थ्रू, जैसा कि पिछले क्लास में ही बताए थे कि कोरोना वायरस के रेफरेंस में हम लोग सोसाइटी और स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं कि हम लोगों के पास नेचर ने इतना अच्छा और इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिया है कि अगर हम चाहें तो इसके थ्रू बहुत कुछ अपने आप को डिफरेंट पैथोजन से बचा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कोई भी पैथोजेंस हमारे अंदर, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में कल हम लोग कह रहे थे कि नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जो होता है, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम दो पार्ट में नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक में बटा हुआ है, तो नॉन स्पेसिफिक जो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करते हुए, और आप देखो कल बताए थे कि जिस तरह से कोई भी टेररिस्ट अगर बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेशन करके अंदर आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि अब उसको कोई भी हिंड्रेंस नहीं मिलेगा। हमारे प्रोटेक्शंस के लिए हम जैसा कि बात किए थे कि एक मिलिट्री होती है और दूसरा स्टेट पुलिस होता है, और ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक स्पाई सिस्टम जो कि रॉ के नाम से जाना जाता है, ये काम करता है। उसी के सिमिलर में बताए थे कि कल आज के बारे में मैंने बताया था कि आज मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से जैसे वहां पे हमारे आर्मी काम करता है, हमारा डिफेंस सिस्टम वहां काम करता है, सेम नेचर ने सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म हमारे अंदर में प्रोवाइड किया है। तो आइए आज हम लोग इसको देखते हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा कि जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि पूरा का पूरा स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम दो मैकेनिज्म पे काम करेगा। यहां पे मैंने लिखा था कि रिकॉग्निशन एंड देन रिस्पॉन्स, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी पैथोजेंस या कोई भी टेररिस्ट हमारे घर में या हमारे कंट्री में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है बिना आइडेंटिफाइड कर किए हुए हम लोग उस पर एक्शन नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है और इसी के लिए पूरा का पूरा स्पाई सिस्टम लगा हुआ रहता है। तो जिसमें हम बताए थे कि हमारे अंदर जो पैथोजेंस होते हैं वो दो तरह से इंटर कर सकता है। जिस तरह से टेररिस्ट या कोई भी दुश्मन हमारे यहां दो तरह से इंटर कर सकता है, जैसे कि अगर कोई टेररिस्ट जो है वो आया और रोड पे फायरिंग करना शुरू कर दिया, एक नेचर इस तरह का होता है, और दूसरा एक है कि टेररिस्ट आया हम ही लोग जैसा आम आदमी बनकर आता है और हमारे सिस्टम में बन के कोई सर्विस कर लेगा, हमारी फैमिली का मेंबर बन जाएगा, और जस्ट जैसे लगता है कि आपको अपना मेनू दे देता है और अपना बिल्कुल पड़ा रहेगा डॉर्मेंट स्टेज में, आप उसके खाने का इंतजाम, उसकी सर्विस का इंतजाम सारा कुछ करते हैं, और फाइनली जब वो स्ट्रांग हो जाता है तब वो अपना इफेक्ट दिखाता है। सेम एंटीजन भी हमारे बॉडी में इसी तरह से इंटर करता है। इसलिए एंटीजन जो हमारे बॉडी में इंटर करता है ये भी दो तरह से इंटर करता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन और दूसरा इंट्रासेलुलर एंटीजन। तो आप देखिए कि जिस तरह से वहां पे रॉ काम करती है कि हाँ अमुक व्यक्ति जो है ये हम लोगों के बीच में हमारे ही जैसा छिप के रह रहा है, और तब वहां पे फिर मिलिट्री या लोकल पुलिस वहां पे काम करता है। तो सेम उसी तरह से यहां पे भी आइडेंटिफिकेशन का काम, जैसे कि कल हम बताए थे कि हमारे अंदर में जो काम करता है वो MHC करता है। MHC मतलब मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक मॉलिक्यूल्स है और ये मॉलिक्यूल जो है पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है, और ये जो है दो तरह के होते हैं, एक MHC1 और एक MHC2। तो इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस सिस्टम पे ध्यान देंगे। तो इस सिस्टम को आप देखिएगा तो हमारा जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ह्यूमोरल रिस्पॉन्स सिस्टम और दूसरा सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स सिस्टम।
ह्यूमरल रिस्पॉन्स सिस्टम जो होता है वो बी सेल मेडिएटेड होगा, और जो हमारा सेलुलर मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है वो टी सेल मेडिएटेड होता है। लेकिन आप इसको सिमिलराइज कर सकते हैं कि ये हमारा स्टेट पुलिस है और ये हमारा मिलिट्री पुलिस है। मिलिट्री पुलिस का ये पार्ट होता है कि वो हमारे यहां आएगा, लेकिन जब तक उसको कोई ना कोई अगर रॉ से या कोई गुप्त एजेंसी से उसको कोई इनपुट नहीं मिलता है तब तक वो एक्शन नहीं लेता है और वो घूमता रहेगा। लेकिन जब तक उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक वो एक्शन नहीं लेगा। सेम उसी तरह से बी सेल जो है ये पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि हम बताए थे ये सारे सेल्स जो हैं ये डब्ल्यूबीसी के ही पार्ट हैं और सारे हमारे बॉडी में सोल्जर्स हैं, लेकिन सारे सेल्स के अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और ये अलग अलग तरीके से काम करता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये बी सेल जब तक ये कोई एक्शन नहीं लेगा, जब तक उसका कोई एंटीजन से इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक इसको हम लोग नैव बी सेल कहते हैं। याद रखिएगा, नैव बी सेल वैसे बी सेल है जो अभी तक किसी भी एंटीजन से इंटरेक्शन जिसका नहीं हुआ है, ये न्यूली सेल बी सेल से। अब ये कैसे एक्शन लेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक पार्ट जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे एंटीजेंस के रूप में एक एग्जांपल लिए हैं, क्योंकि हम लोग कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, तो आप कोरोना वायरस या कोई भी वायरस ले सकते हैं, कोई भी एंटीजेंस ले सकते हैं। तो मैंने एक सिंबॉलिक कॉमन कर रखा है ताकि मैं इस टॉपिक को किसी पार्टिकुलर चीज पे फिक्स नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन टॉपिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोरोना को लेकर समझे, ये कोई भी एंटीजेंस हो सकता है। एग्जाम्पल में मैंने वायरसेस लिखा है। ये एंटीजन जब इंटर करेगा तो बताए इंटर करने के बाद ये दो तरह का हो सकता है, या तो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर इंटर कर जाएगा जैसे वायरस। तो वायरस जो है ये बहुत ही होस्ट स्पेसिफिक होता है और ये अपना जीन जो है ये न्यूक्लियस में जाके होस्ट के जीन के साथ डाल देगा और उसके ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब ट्रांसलेशन का बेनिफिट उठाते हुए उसका अपना नंबर इंक्रीज करता चला जाता है। तो एक तो नेचर ये है कि ऐसे सेल्स या कोई कैंसरस सेल है वो भी अपना चेंज करेगा अपने नेचर को। और दूसरा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस है जो हमारे सिस्टम में ये राउंड ऑफ करते रहता है, घूमता रहता है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ जो टी सेल हम बताए कि हम स्टेट पुलिस को के साथ इसका एग्जांपल आपको दे रहे थे कि ये करता क्या है। तो यहाँ पे दो तरह के सेल, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। TH फॉर टी हेल्पर सेल एंड TC फॉर टी साइटोटॉक्सिक सेल। एक और तीसरा सेल भी होता है टी सप्रेसर सेल, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल, इसका देखिएगा कि इसका मोड ऑफ एक्शन है क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या, इसी को समझना होगा। क्योंकि जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तो हमारा ये पूरा का पूरा मिलिट्री सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा एक्शन बाद में लेगा, ये बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहेगा। तो टी हेल्पर सेल्स में आप यहां पे देख रहे हैं कि जैसे ही यहां पे हमने एक सेल बनाया है APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसका एग्जांपल हो सकता है बी सेल हो सकते हैं, माइक्रोफाज हो सकता है और डेंड्राइटिक सेल हो सकता है। तो ये तीनों में से कोई सेल होगा, ये क्या करता है कि किसी भी, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तो दो कोड भी बना दिया है, एक 18C और एक 24H, 1 फॉर MSC1, 8 फॉर CD8, C फॉर T साइटोटॉक्सिक सेल, 2 फॉर MSC2, 4 फॉर CD4 एंड H फॉर T हेल्पर सेल। तो देखिएगा कैसे, चूंकि ये बाद में कंफ्यूजन थोड़ा होता है, तो ये कोड याद रखिएगा तो आराम से डिकोड करने में आसान होगी। तो जब भी चाहे बी सेल हो, माइक्रोफाज हो या डेंड्राइटिक सेल हो, कोई भी सेल है, ये क्या करता है कि जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन है उसको एंडोसाइटोसिस करके अपने अंदर कर लेगा। और ये जब अंदर कर लेता है और उसके प्रोसेसिंग करके MSC के साथ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस होंगे उसको इनगल्फ करके प्रोसेसिंग करके MSC2 के साथ इसको प्रेजेंट कर देता है। और ये चूंकि ये आपके पूरे के पूरे MSC2 के साथ कोई बताए कि जासूस की तरह रहेगा। तो जासूस को आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, हमारे पार्ट बनते रहते हैं, लेकिन उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, उसको वही आइडेंटिफाई करता है जो उसके सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। मीन्स अगर डिफेंस वाले ने उनको नियुक्त किया है तो अपने इस तरह के जासूस को पहचानते हैं। सेम उसी तरह से
टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, सब बहुत सारे जितने भी सेल्स है ये सर्विलांस करते रहता है। जिस तरह से पेट्रोलिंग करते रहती है पुलिस, पेट्रोलिंग करते रहती है, बीच में खबर लेते रहता है रोड पे, अगर कोई पान वाले का या किसी चाय वाले को उसने खबरी बना दिया, अब वो जाएगा चाय पीने के बहाने, पान खाने के बहाने, और वहां पे एक्सचेंज करेगा कि भाई आपके एरिया का समाचार कैसा है, कुछ बात है क्या। जैसे ही ये सर्विलांस करता हुआ, पेट्रोलिंग करते हुए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास आएगा, तो ये देखेगा कि एंटीजन को ये क्या किए हुए है, एक्सप्रेस किए हुए। जैसे ही एंटीजन के साथ, और इसका क्योंकि वो तो आदमी है नहीं कि आंख से देखेगा और पहचान जाएगा, तो वो जो पहचानता है, सेल्स जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो रिसेप्टर के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हम TCR लिखे हैं, टी सेल रिसेप्टर, और यहाँ MSC2 है। MSC2 को चूंकि जो एंटीजन था उसको एंगल्फ करके इन्होंने इसमें प्रेजेंट कर दिया था, और ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, इधर से MSC, इधर से टी सेल रिसेप्टर, और बीच में एंटीजन। कल ही मैंने बताया था कि एंटीजन का वह पार्ट जो कि टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा उसको एपिटोप बोलेंगे, और एंटीजन का वह पार्ट जो MSC से बाइंड करेगा, चाहे वो 2 हो चाहे 1 हो, उसको एग्रीटोप बोलेंगे। अब ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन तो दूसरा कोई भी दे सकता है। तो सबसे पहले चूंकि वहां पे हो सकता है कि किसी और ने नियुक्त किया हो, कोई दूसरा पुलिस वाला उसमें पहुंच गया, तो वहां पे दोनों के जिसको इस तरह से मैसेज कन्वे करने के लिए दिया जाता है, तो उसको कुछ कोड दिया जाता है, और उस कोड से कंफर्म किया जाता है कि ये जो देने वाला मैसेज जो दे रहा है वो हमारा ही आदमी है। तो आप यहां पे देखिएगा कि इस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी ये एक्टिव नहीं होता है। एक वो कंफर्म करेगा कि वो हमारा आदमी है कि नहीं, और इसके लिए रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर के अलावा एक को रिसेप्टर जो कि हम यहाँ पे CD4 के नाम से देख रहे हैं, ये कंफर्म करेगा कि ये MSC2 वो है हमारा पार्ट की नहीं है। जब इतने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि नहीं ये वही है, तब जाके ये टी हेल्पर सेल जो भी नॉर्मल था ये तुरंत एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल बन जाएगा, जिसको इफेक्टर टी हेल्पर सेल्स के नाम से जानते हैं। और जैसे ही टी हेल्पर सेल अपने कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके पास उतना पावर नहीं है, एंटीजेंस आ गया है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन, और बॉडी में इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा, वहां तो मान ले फोन कर देगा, मोबाइल से सूचना पहुंचा देगा, यहां पे कैसे करेगा। तो यहाँ पे केमिकल मैसेंजर होते हैं, और ये केमिकल मैसेंजर साइटोकाइंस के रूप में यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर है, उसी तरह से साइटोकाइंस भी ये जो प्रोटीन्स होते हैं, और ये केमिकल मैसेंजर का काम करता है। ये केमिकल मैसेंजर सीधे यहां देखिएगा, ये केमिकल मैसेंजर सीधे जाके, अब यहाँ पे इस चीज को समझिए थोड़ा सा, मैं इस पार्ट को टी सेल वाले को, टीसी सेल वाले को अभी रोक रहा हूं, इधर पहले आ रहे हैं, क्योंकि उसका सीधे एक्शन इस पे बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। तो जैसे ही साइटोकाइंस यहां पे आएगा, अब चूंकि वो एंटीजन जो कि एंगल्फ किया था, बाहर में घूम रहा था, तो ऑब्वियस है बताया था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में बी सेल भी है, तो बी सेल भी तो घूम रहा है। बी सेल के सरफेस पे एंटीबॉडीज होती है, कल भी मैंने बात किया था एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी में ध्यान रखिएगा, कल मैं बोलना भूल गया था कि सब एंटीबॉडी को समझते हैं कि इट इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। नो, इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसके कांस्टेंट रीजन पे बाइंड किया रहता है, इसलिए ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये जो एंटीबॉडी है इस बी सेल के ऊपर में प्रेजेंट है। ये अभी नैप बी सेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इसको एंटीजन से इंटरेक्शन नहीं हुआ। अब जब ये एंटीजन मान लिया जाए, जब ये सर्वेलेंस से भी पेट्रोलिंग कर रहा है, और जब ये एंटीजन से इसका भेंट हो जाता है, तो ऑब्वियस एक एंटीजन है तो उसको एक मैसेज मिल गया, सिग्नल 1 के रूप में मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। सिग्नल 1 जैसे ही आएगा, और लेकिन वो कंफर्म उतने में नहीं होता, क्योंकि मिलिट्री है, इसका एक्शन बहुत ही ब्रॉड होने जा रहा है, इसलिए वो वेट करेगा अपने स्टेट पुलिस से। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी कभी भी दंगा हो जाता है या कुछ इस तरह से होता है, तो यहाँ की स्टेट पुलिस मिलिट्री को कंफर्म करती है कि नहीं, अभी यहाँ की सिचुएशन जो है कंट्रोल से बाहर हो रहा है, और आप आइए और एक्शन लीजिए।
भले उसको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन सिर्फ वो देख के एक्शन नहीं लेगा, वो लोकल पुलिस से उसको अनुमति चाहिए। सेम यहाँ पे 2 सिग्नल्स इसको चाहिए, ध्यान रखिएगा। पहला खुद कंफर्म करेगा, ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कोई पुलिस फोन कर देगा कि आइए एक्शन ले लीजिए तब भी कर लेगा, ऐसा नहीं। इस दोनों तरफ से करेगा कंफर्म। एक खुद कंफर्म करेगा कि क्या रियली एंटीजेंस घूम रहे हैं, सिग्नल 1, और दूसरा जो यहाँ के लोकल पुलिस है वो अगर सिग्नल 2 दे दिया, जब सिग्नल 1 और सिग्नल 2 ये दोनों मिलके बी सेल को जब मिलेगा, तब ये बी सेल सोचेगा कि वो रियली यहां पे एंटीजेंस आ चुके हैं और ज्यादा मात्रा में। अब ये क्या होगा, तुरंत जैसे ही दोनों सिग्नल्स मिलेंगे एक्टिव होंगे और ये क्लोनल एक्सपेंशन और डिफरेंशिएशन, ये बी सेल्स अपने में माइटोसिस प्रोसेस से अपना नंबर बढ़ाना शुरू करेगा। और ये 2 तरह के, चूंकि एक्सपेंशन और डिफरेंशिएशन मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति जो है, कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। कोई क्लर्क बन रहा है तो डिफरेंस, सब है आदमी लेकिन सबका काम अलग अलग है, दिस इज द डिफरेंशिएशन। और जो नंबर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसको एक्सपेंशन कहें। तो यहाँ नंबर भी बढ़ेगा और डिफरेंशिएशन भी होगा, तो माइटोसिस करके अपना नंबर भी बढ़ाएगा और डिफरेंशिएशन मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनेगा। प्लाज्मा सेल, जैसे ही प्लाज्मा सेल का निर्माण होगा, ये क्या करेगा, इस एंटीजन, याद रखिएगा पिछले बार में हम लोग बताए थे कि एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनता है, एपीटोप के अगेंस्ट में। इसीलिए मैंने आज जो एंटीजन बनाया है उसमें एक ही तरह का एपीटोप रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मान ले कोरोना वायरस की बात करते हैं तो स्पाइक प्रोटीन समझिए, और स्पाइक प्रोटीन जब है तो जैसे ही स्पाइक प्रोटीन इस पे बाइंड करेगा यहाँ पे, तो इस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। ऑब्वियस है कि हम अदर एंटीजेंस को यहाँ पे साइलेंस रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बॉडी में अदर एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और सब एंटीबॉडी बन रहे हैं, लेकिन मैंने फोकस किया है कि यहाँ पे मान लीजिए कि स्पाइक प्रोटीन है तो इस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडी सेक्रीशन फ्रॉम द प्लाज्मा से। और इस तरह से बहुत सारे एंटीबॉडी सेक्रेट होने लगेगा ब्लड में, बताया थे कल कि ये सीरम में होगा, और ब्लड का ही पार्ट है सीरम, और इस ब्लड के थ्रू ये सब जगह जाएगा, और इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं मिसाइल से। जिस तरह से मिसाइल टारगेटेड होता है, जब आप कहां से मिसाइल को छोड़ रहे हैं तो किसी पार्टिकुलर साइट पे ही जाके एक्शन करेगा, सेम उसी तरह से ये एंटीबॉडी रिलीज तो करेगा, बहुत सारे एंटीबॉडी छूट रहे, बहुत सारे मिसाइल छूट रहा है, लेकिन हर कोई को, हर मिसाइल का आप अलग अलग टारगेट सेट किए हैं तो वहीं जाकर फिर बैठे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कलम और क्लिप है, तो ये अगर एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, ये सिर्फ इसी में जाके फिट बैठेगा, ये हमारे राइटिंग पेन के क्लिप में नहीं जाके सेट बैठेगा। सेम उसी तरह से जो एंटीबॉडी रिलीज कर दिया, बहुत सारा मान लीजिए डिफरेंट टाइप के पेन्स हैं और अलग अलग का क्लिप है, तो सारे पेन्स जो हैं अपने ही क्लिप में फिट बैठे। तो ये चीज याद रखना है कि रहेगा सब, रिलीज सारे लोग होगा, लेकिन वो अपने अपने एपिटोप के साथ बाइंड करेगा और इस तरह से टारगेटेड बेस्ड होके ये एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना देगा। और फिर हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑप्सोनाइजेशन है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड न्यूट्रलाइजेशन है, फिर आपका बहुत सारे सेल्स को इनवाइट करेगा, फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाएगा, इस तरह से ये। और स्प्लीन है, लिवर है, उसमें एक फाइगोसाइटिक सेल्स है, कफर सेल्स, तो ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर घूमता रहेगा तो इस तरह से तो पूरा कचरा जमा हो जाएगा। तो इसको क्लियरेंस करने के लिए स्प्लीन, लिवर या अदर्स आपका सेल्स, फाइगोसाइटिक सेल्स है, ये एक्टिव होके इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को एनगल्फ करके रिमूव कर देता है। इस तरह से ये आपका समाप्त होता है। तो इस तरह का, ये तो आप समझ गए किस तरह समाप्त हुआ। एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेमोरी सेल का क्या हुआ। मेमोरी सेल जो है यहाँ पे, अब ये मेमोरी सेल का बेनिफिट ये है कि मेमोरी सेल और इसका लाइफ जो होता है अलग अलग, ऐसा नहीं सारे मेमोरी सेल का एक ही लाइफ स्टेज होगा। तो ये मेमोरी सेल और इस नैब बी सेल में एक डिफरेंस है। अगर दोबारा सेम एंटीजन आता है, अगर मान लीजिए आइडेंटिफाइड हो गया कि ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है, तो वो अगर इंटर कर गया बिहार शरीफ में, तो क्या
फिर से वो मिलिट्री को अगर उसको देख लेगा तो फिर स्टेट पुलिस को पूछने जाएगा कि आप बताइए कि यह उसामा बिन लादेन है कि नहीं, हम एक्शन ले कि नहीं। शुरू में तो कंफर्मेशन जरूरी था कि हाँ कौन है, लेकिन एक बार ये आइडेंटिफाइड हो गया, मतलब एक पार्टिकुलर एपिटोप के अगेंस्ट में मेमोरी सेल बन गया, तो दूसरे बार नेक्स्ट एक्सपोजर ये घूम रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है मेमोरी सेल। नेक्स्ट बार अगर सेम एपिटोप से इसका इंटरेक्शन होता है तो ये ही डिफरेंस है। यहाँ पे ये और ये दो सिग्नल की जरूरत पड़ी थी, इसको एक्टिव होने के लिए एक सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, और ये सेम एंटीजेंस को देखेगा और वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए और ये फिर से एक्टिव होके फिर वही बनाएगा मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल, और जो काम प्लाज्मा सेल यहाँ पे किया था वही काम प्लाज्मा सेल फिर यहाँ पे करना शुरू कर देगा। तो ये एडवांटेजेस वैक्सीनेशन में यही हम लोग करते हैं। वैक्सीनेशन में हम लोग कोशिश, वैक्सीनेशन कोई मेडिसिन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग सोचते हैं कि वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो क्या मेडिसिन ले, नहीं, उसमें भी आप सेम एंटीजन से अपने बॉडी को एक्सपोज करवाते हैं। सिर्फ अंतर यही है कि जनरल एक्सपोजर में हम बहुत ही स्ट्रांग एनिमी से फाइट करते हैं, और उस समय एक ट्रेनिंग पीरियड है समझिए, और उस समय डमी उसको कमजोर करके, और कमजोर हर तरह से हो सकता है, उसके डमी बना के उसको कमजोर करके कई तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है हमारे सिस्टम के अगेंस्ट में। और ये पूरा जो इतना सारा टाइम लगा, फर्स्ट एक्सपोजर, इस तरह से टी हेल्पर सेल का एक्सपोजर, उसके बाद सिग्नल 1-2 का मिलना, फिर मेमोरी सेल और प्लाज्मा का बनना, एंटीबॉडी का बनना, इसमें एक लंबा टाइम गैप लग जाता है। और इस टाइम गैप के बीच में कुछ एंटीजेंस इतने खतरनाक होते हैं, आप देखते हैं कई बार आतंकवादी आता है, जब तक आप मिलिट्री वगैरह सब एक्टिव होते हैं तब तक तो वो काम करके चला जाता है। लेकिन अगर हमारा मिलिट्री एक्टिव रहेगा, सब चीज आइडेंटिफाइड रहेगा, तो इसीलिए हम लोग वैक्सीनेशन में वही करते हैं कि उसके आइडेंटिफिकेशन हो जाए। और एक्टिवेशन तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, वैक्सीनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल अगेंस्ट पार्टिकुलर एपिटोप। किसी भी एपिटोप्स या एंटीजेंस के अगेंस्ट में जो मेमोरी सेल बनाने के ही प्रक्रिया को वैक्सीनेशन करते हैं। और इसी प्रोसेस में हमारे साइंटिस्ट आज लगे हुए हैं कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट में किस तरह से हम उसका डमी बना लें और उसको इंजेक्ट करें लोगों के बीच में, ताकि ये मेमोरी सेल बन जाए। और कल ही बताए थे कि ये नोटोरियस वायरस है, ये अपना एपिटोप चेंज कर रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल बनाइएगा, कल के डेट में अपना एपिटोप चेंज किया रहेगा तो वही वैक्सीन आपका काम नहीं करेगा। तो कल बोलिएगा कि अरे ये तो हम वैक्सीन लिए थे लेकिन बेकार हो गए। आज हम देख रहे हैं कि कई बार का री इन्फेक्शन का भी आ रहा है कि किसी में ठीक है जो नेचुरली वैक्सीन बना लिया, जो खुद का इन्फेक्शन हुआ ठीक हो गया, लेकिन बाद में सुन रहे हैं कि उसको फिर से डिजीज हो गया। इसमें उसमें कैसे हो रहा है? तो उसमें दो हो सकता है, या तो वो नए वायरस से जिसका कि एपिटोप का सरफेस चेंज है उससे एक्सपोज हुआ, या दूसरा ये हो सकता है कि मेमोरी से, अभी इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है कि मेमोरी सेल किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में कितने दिनों तक बचता है, कितने दिनों तक सरवाइव करता है, उस पे भी है। क्योंकि अगर यही डेथ कर गया तो फिर ये टैक्सेबल हो, क्योंकि इसका भी स्ट्रांग होना और उसमें मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी काम चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मेमोरी सेल का पूरा लाइफ स्पैन कितना है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक सिस्टम का ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कैसे किसी भी इंडिविजुअल में काम करता है। और HIV वायरस में यही होता है कि यही टी सेल रिसेप्टर को, अगर इस एंटीजन के जगह पे जो HIV वायरस रहेगा तो इस टी सेल रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देता है, और जब ये ब्लॉक कर देगा तो फिर आगे ये प्रेजेंटेशन नहीं होगा और ये पूरा सिग्नल 2 नहीं मिलता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा ये ह्यूमोरल रिस्पॉन्स HIV पेशेंट में काम नहीं करेगा, बाकी काम करेगा। ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है क्या HIV पेशेंट सर्वाइव नहीं करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें दो सिस्टम काम करता रहता है, एक उधर नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स पूरा का पूरा काम करेगा, और अभी जो हम लोग एक दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, टी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ये काम करता रहता है। तो ये दोनों के हिसाब से प्लस हम लोग उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह देके वहां पे सर्वाइव करवाते हैं। तो ये चीज है कि ये ध्यान रखना है कि HIV पेशेंट में एक पूरा का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाता है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स। अब आते हैं इसका लास्ट पार्ट, जिसको कि हम लोग देखें कि
अगर यहां पे हम VINC लिखे हैं, वायरस इन्फेक्टेड न्यूक्लिएटेड सेल्स, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल, क्योंकि अभी हम बताया कि वायरस अपना जो जीन्स है, जीनोम्स है, वो न्यूक्लियस में जाके होस्ट के अंदर में डाल देता है। तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं, ऑलमोस्ट सारे न्यूक्लिएटेड सेल, जिसमें तो 3 सेल की बात किए थे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिएटेड सेल्स MHC1 को, चूंकि अंदर पड़ा हुआ है, MHC1 यहां पे काम करेगा। अभी कोड बताए थे MHC1 18C, तो MHC1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियस है, उसी सर्वेलेंस में, उसी पेट्रोलिंग में TC सेल भी है। जब ये देखेगा MHC1 सरफेस पे एंटीजन को लिए हुए, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सेम इसी तरह से जैसे पहला कॉम्प्लेक्स देखे थे, T सेल रिसेप्टर एंटीजन MHC1। लेकिन ये और ये में को रिसेप्टर्स चेंज है, ये ध्यान रखना है। यहां पे CD4 है और यहां पे CD8। तो अब ये क्या करेगा, तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है T सेल के साथ T सेल रिसेप्टर एंटीजन MHC1 और इधर न्यूक्लिएटेड सेल और उसके साथ CD8, जैसे ही पहचानेगा इस TC सेल को एक्टिवेट करेगा, प्लस मैसेजेस इधर से भी, चूंकि ये ऑलरेडी साइटोकाइन्स सेक्रेट करना शुरू कर दिया, इससे भी आ रहा है साइटोकाइन्स कि अटैक हो चुका है, ये भी अपना आइडेंटिफिकेशन करेगा और ये अपना पूरा बहुत तेजी से एक्टिव होता है, अपने आप चेंज करता है, और चेंज करने को विध्वंसक रूप जिसको कहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि सुनते हैं कि किसी परिवार में पता चला कि भाई वो तो वहां पे छुपा हुआ बैठा हुआ है, अब वो निकल नहीं रहा है, गोलीबारी हो रही है। अंत में क्या होता है, फोर्स लोग जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि चलो अगर ये बच गया तो फिर हमारे सब लोगों के लिए खतरा है, चलो बम से इसको गिरा दो, पूरा अपना भी आदमी मरे और साथ में उसको भी मारे। तो सेम मैकेनिज्म यहां पे काम करता है। CTL विध्वंसक रूप ले लेता है और जिसके साथ ये अटैच होता है या जिसके सरफेस पे इस तरह के ये एक्सपोज रहते हैं, ये क्या करता है कि इस तरह से इसके साथ बाइंड करेगा और इसको, चूंकि ऑलरेडी ये इन्फेक्टेड सेल्स है, कैंसरस सेल भी हो सकता है या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होता है, इसलिए अल्टर्ड सेल्स लिखे, नॉर्मल सेल्स नहीं है। तो ये अल्टर्ड सेल को कमिट करवाएगा कि आप अपने आप को लाइज कीजिए, अपने आप को सुसाइड करवाइए। तो ये बस्ट करवाएगा और इसको लाइट करवा देगा। तो ऑब्वियस आप जान रहे हैं कि जब सेल बस्ट करेगा तो न्यूक्लियस भी बस्ट करेगा, और न्यूक्लियस बस्ट करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर में जो वायरल जीनोम्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और इस तरह से ये भी अपना काम करना शुरू कर देता है। इस तरह से ह्यूमरल रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो है, ये दोनों मिलके हमारे अंदर में जो एंटीजेंस बच चुका था नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम से, ये इसके कंबाइंड इफेक्ट से लगभग समाप्त कर देता है। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत और कितना कॉम्प्लेक्स और कितना अच्छा सिस्टम नेचर ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर हम इस सिस्टम के को स्ट्रॉन्ग करें, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे कल बताए थे कि आप न्यूट्रिशंस को ख्याल रखिए, बहुत सारे गाइडलाइंस आ रहे हैं। दूसरा, बहुत सारा चीज जो होता है हम लोग के धर्म से जुड़ा हुआ है, जैसे प्राणायाम करना, योग करना, पूजा करना, स्ट्रेस फ्री रहना, खुश रहना, प्रार्थना करना, अच्छे अच्छे विचारों को लाना, इन सब चीजों को क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर हम लोग का ये सिस्टम अच्छा काम करता रहेगा तो ऑब्वियस है कि हमारा सिस्टम, बॉडी के सिस्टम्स काम करते रहेंगे। और आप समझ रहे हैं कि सारे सेल्स जो हैं, ये सारे चीज जो हैं, ये कहीं ना कहीं हार्मोन से रेगुलेट होते हैं, और ये हार्मोन्स जो है माइंड से रेगुलेट होता है, और माइंड का सही और स्वस्थ होना न्यूट्रिशन, खुशी और इन सब चीजों से पे डिपेंड करता है। और जैसा कि पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, क्योंकि आज क्लास इसका लास्ट क्लास है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर्स लेके मिलेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि ये हमारी बुक इम्यूनोलॉजी की लिखी हुई है, और इसमें सारे, एक चैप्टर नहीं, इसमें बहुत सारा चैप्टर्स है और बहुत सारे चीज इसमें दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं
और इसमें बहुत अच्छे से मैकेनिज्म ये सब समझाया हुआ है। तो जो भी आप इस तरह से जो फाइगोसाइटिक्स वगैरह का दिखा हुआ है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स बना और इस कॉम्प्लेक्स को इनगल्फ करता है, तो इस तरह से ये बुक्स में सारी चीज लिखी हुई है। ये जो एक स्टैंडर्ड बुक है क्यूबी इम्यूनोलॉजी की, उसी के बेस पे लिखा हुआ है। ये हम लोगों ने बच्चों के लिए फ्री किया हुआ है और बच्चे इसको जहां भी जब भी जरूरत पड़े हमसे संपर्क करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, पढ़िए और अच्छा कीजिए। और लास्ट में मैं आप लोगों को यही मैसेज दूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। और चूंकि लगभग पहला आज सेकंड वीडियो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सोसाइटी के हर तबके तक जो भी इसको समझना चाहते हैं, बच्चे हों चाहे पढ़े लिखे लोग हों, उन सबको फायदा हो। तो हमारे YouTube चैनल पर जाके इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।